हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट 3 होने वाला है। दोस्तों, इन फ्यूचर में अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के जो है वो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप भी वो जो है पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इस वीडियो की ओर। चलिए आइए। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर सिस्टम की मदद से हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाती है। जैसे कि यहाँ लिखा है, एनी यूजर विद अ पर्सनल कंप्यूटर and a browser can get connected to the bank website to perform any banking function। उसमें इंटरनेट कनेक्ट होता है और ब्राउज़र से बैंक की वेबसाइट से कोई भी बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाती है। जैसे कि एनी यूज़र कैन अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसके एग्जांपल देखते हैं, कस्टमर विड्रॉ मनी थ्रू अ एटीएम। जैसे कस्टमर जो है विड्रॉ कर रहा है अपनी मनी एटीएम के थ्रू, तो वो भी एक इंटरनेट बैंकिंग है। तो आइए इसके बेनिफिट्स देखते हैं हम कि इस इंटरनेट बैंकिंग के जो है बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट लिखा है, कस्टमर गेट 24 आवर एंड 365 डे सर्विसेज। जैसे कि 24 घंटे और साल के पूरे 365 दिन वो ये जो है सर्विस ले सकता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फिकेशन। जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब कि असीमित संपर्क होता है, अनलिमिटेड संपर्क होता है बैंक से। इससे क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फिकेशन भी होती है और जो है कस्टमर इंक्रीज भी होंगे बैंक के। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, ई बैंकिंग फैसिलिटीज कस्टमर टू डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवल करते करते भी जो है बैंक कस्टमर अपनी जो है ट्रांजेक्शन कर सकता है बैंकिंग की। ई बैंकिंग लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लागत कम कर देता है ट्रांजेक्शन की। इंटरनेट बैंकिंग जो है, एक ट्रांजेक्शन की जो लागत पड़ती है वो भी जो है ये इंटरनेट बैंकिंग कम कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग एम्पावर्स कस्टमर्स। जो है ग्राहकों को एक टाइप की जो है शक्ति भी दे सकता है इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी एक जो है दे देता है, प्रतियोगिता का लाभ इसे कहते हैं हिंदी में, वो भी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दे सकता है। तो दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग द्वारा जो है क्या क्या सर्विस ऑफर होती हैं ये पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि ईएफटी जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है ट्रांसफर होता है इससे। और ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम की जो है हमें भी सुविधा ये दे देता है इंटरनेट बैंकिंग। पॉइंट ऑफ सेल्स पॉस मशीन, ये होती है जैसे कि हम मॉल में जाते हैं या कोई शॉप पे जाते हैं, एक छोटी मशीन होती है जिससे हम कार्ड स्वाइप करते हैं। इससे भी क्या है, डिजिटली पेमेंट हो जाती है हमारी, तो ये भी सर्विस एक जो है दे देता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जैसे कि परचेज इनवाइसेस होती हैं, सेल इनवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है ट्रांसफ़र की जाती है ईडीआई के थ्रू, तो ये जो है सर्विस भी दे देता है। डिजिटल कैश, डिजिटल कैश मीन्स इसका हम देखें कि एक ऑनलाइन पेमेंट से जो है हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कैश फिजिकली ना ले जाते हुए हम जो है उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दें या भेज दें पैसा, तो इसकी भी जो है सुविधा दे देता है इंटरनेट बैंक। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज को। तो दोस्तों, पोस्टल और टेलीकॉम सर्विस में 3 सर्विस दी जाती हैं, पार्सल पोस्ट, कुरियर और सेविंग सर्विसेज। तो इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं पार्सल पोस्ट को। पार्सल तो हम जानते ही हैं कि होता क्या है। पार्सल जो है स्पेसिफाइड साइज और वेट जो है पोस्ट के थ्रू जो है भेजा जा सकता है। पोस्टल चार्जेस जो होती हैं वो वेट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है पार्सल के। अगर हम पार्स यूज़ करते हैं पार्सल पोस्ट, तो जो हमारा सामान है तो वो अक्रॉस द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री जो है, कंट्री के अंदर और देश के अंदर और देश के बाहर भी जो है ये जा सकता है। तो पढ़ते हैं हम कुरियर सर्विस को। कुरियर सर्विस आर ऑफर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो है ऑफर किया जाता है हमें कुरियर सर्विस। जैसे कि लेटर्स हो गए, प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं ये जो है भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे।
जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जो है सामान भेजना हो तो कुरियर सर्विस जो है हमें मिल जाती है, और देश के बाहर या देश के अंदर कोई भी सामान देना हो तो पोस्टल पोस्ट जो है हमें काम आती है। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं कुछ पोस्ट ऑफिस की सेविंग सर्विसेज। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट आता है रिकरिंग डिपॉजिट आरडी इन पोस्ट ऑफिस। इसको हम हिंदी में कहते हैं आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। जैसे हमने बैंकिंग में एफडी पढ़ी थी, ये सेम वैसा ही है। इस स्कीम जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जैसे कि एक महीने जो है, एक महीने में जो है जिस हिसाब से हमने जो है आरडी कराई होती है 5 साल या 10 साल, जैसे कि 5 साल की कराई हो तो 5 साल तक एक महीने में जो है हमें कुछ पैसे जो है इसमें डिपॉजिट करने होते हैं इस अकाउंट में। जब टोटल अमाउंट डिपॉजिट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी, जैसे कि अब 5 साल पूरे हो गए तो जितने पैसे बनते हैं वो वापस किए जाते हैं, साथ में ब्याज के साथ जितना 5 साल का ब्याज बनता है उसके साथ जो है वो पैसे वापस किए जाते हैं इस अकाउंट में, आरडी में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरडी इज एक्यूमुलेट स्मॉल सेविंग, जैसे कि छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करना। जैसे छोटी छोटी बचत होती है एक मिडिल क्लास आदमी की, तो उसको इकट्ठा करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चेक फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड, जैसे चेक फैसिलिटी इसमें नहीं होती है, बट पासबुक इज इश्यूड टू द अकाउंट होल्डर। पासबुक जो है इस अकाउंट में दी जाती है, अकाउंट होल्डर के लिए, जो खाता धारक होता है उसके लिए पासबुक इशू की जाती है। हाउएवर लोन में बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जैसे कि हमें लोन लेना हो तो इसको जो है रिकरिंग आरडी को जो है हम एज अ सिक्योरिटी भी है हम रख कर लोन ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी। इसको हम हिंदी में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र कहते हैं। एनएससी इज टेकन फॉर एनी अमाउंट ₹100 एंड मोर, जैसे 100 और 100 से ज़्यादा हम जो है एनएससी ले सकते हैं, 100 और 100 से ज़्यादा। द टर्म फॉर इज फॉर 5 ईयर और 10 ईयर, इसका जो टर्म होता है, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 5 साल या 10 साल होता है। एट द एंड ऑफ पीरियड, जैसे कि ये पहले ही बताया था हमने इसमें आरडी में, ये सेम वैसा ही है। द अमाउंट ऑफ एनएससी टुगेदर विद इंटरेस्ट इज पेड, जब जो है टाइम खत्म हो जाता है तो सारा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ हमें वापस से पे किया जाता है। टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर फंड इन्वेस्टेड इन एनएससी सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ ₹1 लाख, जैसे कि हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसके लिए जो है टैक्स की जो है छूट मिल जाती है हमें। एनएससी अगर हमारे पास है तो एनएससी में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स की जो है हमें छूट मिल जाती है, लेकिन उसकी जो है लिमिट होती है 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो 1 लाख तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो है टैक्स हमें नहीं देना होता है उसमें। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ को। इसको हिंदी में सार्वजनिक भविष्य निधि कहा जाता है। जैसे कि ये कोई भी एडल्ट जो है इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन उसको एक एक साल में जो है 500 से लेके 1 लाख रुपए तक जो है अमाउंट जमा करवाना होगा उस अकाउंट में। ये अकाउंट जो है कोई भी बैंक या कोई भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा के खोला जा सकता है। द टर्म ऑफ पीपीएफ अकाउंट इज 15 ईयर, ये 15 साल तक जो है ये अकाउंट चलता है, जो कि हम जो है आगे इसको एक्सटेंड या बढ़ा सकते हैं 15 साल से ज़्यादा। अगर कोई भी व्यक्ति फंड इन्वेस्ट करता है पीपीएफ में, वो एलिजिबल होता है टैक्स बेनिफिट के लिए। टैक्स बेनिफिट जो है उसको मिल सकता है वो अंडर सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 90 जो है आईटीए 1961 एक्ट के अंदर सेक्शन 80 के अंदर जो है इसको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अब पासबुक शोइंग द डिपॉजिट डिटेल, जो है डिपॉजिट डिटेल जो है वो पासबुक शो करता है अकाउंट होल्डर के लिए। इश्यू जो है पासबुक कराई जा सकती है, उसमें डिपॉजिट डिटेल सारी लिखी होती हैं। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं मंथली इनकम स्कीम यानी कि एमआईएस को। इसको हिंदी में जो है मासिक आय योजना कहा जाता है। एन इंडियन कैन ओपन अ मंथली इनकम स्कीम इन अ सिंगल नेम और जॉइंटली विद अनदर पर्सन, जो कि कोई भी भारतीय है जो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है सिंगल या जॉइंटली, जैसे कि अकेले भी और जो है किसी के साथ भी जो है ये अकाउंट ओपन कर सकता है। डिपॉजिट इज मेड वन टाइम अप टू 4.5 लाख, जैसे कि इसमें जो है एक टाइम ही हम जो है पैसा जमा कर सकते हैं 4.5 लाख सिंगल पर्सन के लिए। जैसे कि इन केस ऑफ सिंगल नेम अकाउंट, अगर एक ही बंदे का अकाउंट है, एक ही व्यक्ति का अकाउंट है, तो 4.5 लाख रुपए उसे जो है एक ही बारे में जमा कराने होंगे। अगर जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपए जो है उसे जमा कराने होंगे। इंटरेस्ट इज पेड मंथली टू द अकाउंट होल्डर, जैसे कि इनकम के रूप में जो है इंटरेस्ट जो ब्याज होता है उसमें
तो वो मंथली पे किया जाता है अकाउंट होल्डर को एक जो है इनकम के रूप में। एट द एंड ऑफ 5 ईयर, अगर 5 लाख का से जो है MIS कराया है तो पाँच पाँच साल जब ख़त्म होते हैं तो डिपॉजिट जो है उसका सारा अमाउंट जो है पेड किया जाता है। सारा जो अमाउंट 5 साल में होता है तो वो पे किया जाता है अकाउंट होल्डर को जिसने वो अकाउंट खुलवाया है। एंड अ पासबुक इज इशू टू द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर को जो है पासबुक भी इशू की जाती है। लेकिन प्रीमेचर विड्रॉ आर नॉट अलाउड, जब तक टाइम ख़त्म नहीं होता उस अकाउंट का उससे पहले जो है विड्रॉ यानी कि पैसा निकालना जो है इस अकाउंट में अलाउ नहीं किया जाता। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम इंश्योरेंस को। इसको हिंदी में जो है बीमा कहा जाता है। यू नो दैट एवरी बिजनेस फेसेस अ वेराइटी ऑफ रिस्क, जो है हर बिजनेस जो है हर वेराइटी ऑफ रिस्क को जो है फेस करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी इंजरी टू द एम्प्लॉय इन जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट, जैसे कि एक एम्प्लॉय को इंजरी हो जाती है, कोई भी जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट जो होता है उससे इंजरी हो जाती है एक एम्प्लॉय को। गुड्स में भी लॉस्ट इन ट्रांजिट, जो है आते आते जो है गुड्स जो है हमारी चीज़ें जो है वस्तुएं वो खो जाती हैं। देयर में बी बेयर इन द गोडाउन, जैसे कि आग लग जाए गोडाउन में तो बिजनेस रिस्क कहलाती हैं। एंड सो ऑन इन दीज ऑल सिचुएशन द एंटायर लॉस टू बी बोर्न बाय द बिजनेसमैन, इससे जो है सारा लॉस जो है बिजनेसमैन को ही भरपाई इसकी करनी पड़ती है और द ओनर जो उस जो है बिजनेस का ओनर होता है। बट नाउ अ डेज द रिस्क और लॉस डैमेज लॉस और डैमेज इज नॉट इंटायरली बोर्न बाय द ओनर, जो है आजकल जो है ये जो लॉस और डैमेज होता है सारा जो है जो भरपाई जो है एक ओनर को नहीं करनी पड़ती। द इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लॉस एंड फ्रॉम सच रिस्क ऑफ द बिजनेस फॉर अ नॉमिनल चार्ज कॉल्ड प्रीमियम, इसके बदले जो है हमें एक चार्ज देना पड़ता है जिसको जो है हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। इससे जो है हमारी गुड्स को और हमारे बिजनेस रिस्क को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये इंश्योरेंस। अगर इसको अलग वर्ड में बोले हम, इट हेल्प्स द बिजनेस इन रिकवरिंग लॉसेस, जो है ये बिजनेस को एक हेल्प करता है रिकवर करने में। क्या रिकवर करने में? लॉस रिकवर करने में जो है हमें हेल्प करता है बिजनेस को, विच में अराइज ड्यू टू वेरियस हैपनिंग इन कोर्स ऑफ बिजनेस पार्टली और फुली फ्रॉम द बिजनेस इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी जो है इसकी भरपाई कर देता है कोई भी ऐसे लॉस की जो एक अनसर्टेन इवेंट से हो जाती है, या जैसे कि मैंने पहले भी बताया गुड्स को आग लग जाए तो उसकी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। इसके बदले जो है हमें एक चार्ज नॉमिनल चार्ज होता है जो हमें पे करना पड़ता है जिसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। Before discussing in detail about insurance, let us first have a brief idea about the business risk. इंश्योरेंस को जो है डिटेल में पढ़ने से पहले हम एक आइडिया ले लेते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क में जो है पिछले चैप्टर में भी जो है बहुत ब्रीफली पढ़ा हुआ है, लेकिन हम जो है फिर भी पढ़ लेते हैं इसको, इसकी नेचर ऑफ इंश्योरेबिलिटी पढ़ लेते हैं। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज, लॉस और डैमेज की जो है पॉसिबिलिटी है एक रिस्क ड्यू टू फैक्टर ओवर विच वी हैव अ लिटल और नो कंट्रोल, जो है ये एक फैक्टर है जिसमें जो है हमें छोटा या बिल्कुल ही जो है कंट्रोल नहीं होता, इससे जो है रिस्क, इसे हम रिस्क कहते हैं। सिमिलरली बिजनेस रिस्क रेफर द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स विच बियॉन्ड कंट्रोल, ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कोई भी अनसर्टेन इवेंट आ जाता है इससे जो है हमें जो है लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए तो ये बिजनेस रिस्क कहलाता है। हमने पहले भी ये चीज़ जो है पढ़ रखी है। तो आइए इसे आगे पढ़ते हैं हम। तो आइए दोस्तों हम जो है बिजनेस रिस्क के एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है वाइल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही हो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, जैसे कि दिल्ली से लुधियाना जा रही हो, उसके बीच में जो है एक्सीडेंट हो जाता है कोई भी जिससे जो है हमारी गुड्स को डैमेज हो जाता है, तो इससे भी जो है बहुत बड़ी बिजनेस रिस्क कहलाती है हमारी। सिमिलरली देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द ट्रेन्स में बी डिरेल्ड, ब्रिज में कोलैप्स, जैसे कि ब्रिज गिर जाता है, एरोप्लेन में क्रैश ड्यू टू एन इंजन ट्रबल, इंजन की परेशानी होने की वजह से जो है एरोप्लेन जो है क्रैश हो जाता है। ट्रक में बी लूटेड ऑन इट्स वे टू अनदर सिटी, जो है ट्रक जो है लूट जाती है, उसके जो है अंदर सामान का जो है लूट मच जाती है ट्रक में। और डैमेज में कॉस्ट टू गुड्स सेंड बाय द शिप, जो है गुड्स को जो है डैमेज हो जाता है अगर हम उसे शिप से भेजते हैं एट द टाइम ऑफ लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ सी पोर्ट्स, जैसे कि गुड्स को लोड करते हैं तो डैमेज हो जाए, या उसको जो अनलोड करते हैं सी पोर्ट पे
बंदरगाह पे जो है गुड्स को अनलोड करते हैं हम, तो उससे जो है गुड्स को डैमेज हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क कहलाता है। अगेन, a business may suffer loss or its profit may fall due to reduction in demand of its product because of change in taste and fashion to the customer। ये सारा जो है हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, उस जो है चैप्टर फर्स्ट में मैंने बहुत अच्छे से जो है इसको समझा रखा है। जैसे कि इस पॉइंट में हम देखते हैं बिजनेसमैन को इस चीज़ से लॉस हो सकता है, जैसे कि डिमांड जो होती है, मार्केट डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की, वो जो है कम हो जाती है। इससे जो है बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क जो है हमारे लिए आ जाता है, क्योंकि हमारी जो है सेल कम हो जाती है और हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। इससे जो है बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क कहलाता है, क्योंकि ये डिमांड इसलिए कम होती है क्योंकि टेस्ट जो है कस्टमर का, एक जो है टेस्ट प्रेफरेंस या फैशन टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है। इस वजह से जो है डिमांड गिर जाती है गुड्स की। द इनोवेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो bring about changes in demand a particular product in market, as happen in the case of demands are fixed line telephone which has declined due to advent of mobile phones। साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी हमें बताया कि परिवर्तन जो मांग में, डिमांड में जो चेंज होता है वो एक टेस्ट की वजह से हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, एक जैसे कि यहाँ लिखा भी है, मार्केट में जो है तार वाले जो टेलीफोन आते थे, इनकी डिमांड गिर गई थी जब मोबाइल फोन्स आए थे, तो लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है इससे बदल गया था। तो चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं, द चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, उनकी टैक्स रेट चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, तो इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। जैसे कि टैक्स रेट जो है बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स रेट में हो जाता है, बहुत परसेंट जो है। जैसे कि इंडिया में हम देखें 28% तक जो है टैक्स रेट चला गया था। इससे भी जो है हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा रिस्क होता है, इससे लॉस हो सकता है हमारे बिजनेस को। जैसे कि दोस्तों पिछले पेज में मैंने बताया था आपके सारे टाइप्स ऑफ रिस्क जो है, किस सारे टाइप्स के रिस्क मैंने आपको बताए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से जो है रिस्क वो इंश्योरेंस हो सकते हैं। द आंसर इज नो, ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क आर नॉट कवर्ड ऑफ इंश्योरेंस। जैसे कि पिछले पेज में मैंने पढ़ा है, उसमें सारे जो है बिजनेस के रिस्क जो है कवर्ड नहीं हो सकते, इंश्योरेंस जो है सारों का नहीं हो सकता। सम ऑफ द रिस्क डिस्कस्ड अबव आर इंश्योरेबल वाइल अदर आर नॉन इंश्योरेबल। जो है कुछ उसमें जो है इंश्योरेंस हो सकते हैं, कुछ जो है इंश्योरेंस नहीं हो सके, नहीं हो सकते। टू बी स्पेसिफिक, द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, थीफ, अर्थक्वेक, फ्लड। जैसे कि बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है या वो गुड्स जो है आग से जल जाती हैं, तो ये जो है इंश्योरेंस, इन जो है गुड्स का इंश्योरेंस किया जा सकता है। इसके लिए जो है हमें नॉमिनल अमाउंट ऑफ पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो है इंश्योरेबल रिस्क कहलाती हैं। बट द रिस्क ऑफ लॉस एंड अकाउंट ऑफ डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन फैशन, फैशन की वजह से जो है प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है, तो ये जो है इंश्योरेंस नहीं हो सकती। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट और चेंज द गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे हो गया, कैन नॉट बी इंश्योर। ये जो है इंश्योरेंस, ये रिस्क नहीं हो सकती। दीज आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जैसे कि ये नॉन इंश्योरेबल होती है, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता। द नॉन इंश्योरेबल रिस्क आर टू बी फुली बोर्न बाय द बिजनेस में। इसकी भरपाई जो है बिजनेसमैन को ही जो है, पूरी भरपाई बिजनेसमैन को करनी पड़ती है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि बीमा का अर्थ। तो दोस्तों, द टर्म इंश्योरेंस रेफर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन नॉन एज इंश्योर्ड एंड अदर आर इंश्योरर। जैसे कि ये दो पार्टियों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि पहली पार्टी को इंश्योर्ड कहा जाता है और दूसरी पार्टी को इंश्योरर। जैसे कि ये एक जो है समझौता है दोनों पार्टियों के बीच में। जब एक पार्टी का जो है कोई भी अनसर्टेन लॉस हो जाता है, अनसर्टेन इवेंट्स से जो है लॉस हो जाता है, तो उसके बीच में जो है उसको भरपाई देनी होती है। तो उसके बदले जो है इंश्योरेंस कंपनी को उस व्यक्ति को कुछ जो है नॉमिनल चार्जेस देनी पड़ती है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये जो है इंश्योरेंस कहलाता है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। जो डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उससे हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। जिसमें कि दोनों पार्टियों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। द पर्सन हु रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योरर। जैसे कि जो पर्सन है जिसका रिस्क जो है इंश्योर्ड हो चुका है, उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं, उस पर्सन को हम इंश्योर्ड कहते हैं या एश्योर्ड कहते हैं। एंड द पर्सन और कंपनी, जो उस कंपनी का पर्सन है
विच इंश्योरर इज नॉन एज इंश्योरर या एश्योरर, जो उस कंपनी के जो कर रहा है इंश्योरेंस उस गुड्स का या उस रिस्क का, तो उसे हम इंश्योरर और एश्योरर कहते हैं। द कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर विच इंश्योरेंस एग्री टू कंपनसेट इज नॉन एज प्रीमियम। अगर जिस चार्जेस पे वो एग्री कर रहा है कि हाँ जो है आपके जो है अनसर्टेन इवेंट्स हैं उसकी भरपाई करने के लिए वो हमारी कंपनी तैयार रहेगी, उसके बदले में जो है जो पैसा दिया जाता है, चार्जेस दिया जाता है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। Thus, the insurance can be defined as a contract between two insurer और insured के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट है एक, हमने जो है बता दिया ऊपर, वेयर बाय द इंश्योरेंस अंडरटेक टू पे इंश्योर्ड अ फिक्स अमाउंट ऑन एक्सचेंज ऑफ फॉर अ फिक्स सम ऑफ, जो है वो एक अमाउंट पे करता है एक किस एक्सचेंज पे, अगर उसकी जो है कोई भी अनसर्टेन इवेंट की वजह से जो है लॉस हो जाता है गुड्स को, या कोई भी जो है लॉस हो जाता है, तो उसकी भरपाई करना एक इंश्योरेंस कंपनी को, ये जो है इंश्योरेंस कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मैं जो है आगे के टॉपिक अगले पार्ट में मैं कवर करूँगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हो जैसे कि एनआईएस के कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो मैं आगे ये भी वीडियो लाने की बहुत कोशिश करूँगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।